हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और यह टेस्ट नंबर 7 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। और 2-3 दिन के अंदर जो है आपका करंट अफेयर अर्धवार्षिकी जो है वो भी आ जाएगा। तो आप लोग जो प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, उसको प्रॉपर करिए, चाहे वो जीएस के हों या फिर हिंदी के हों। जैसे करंट अफेयर वाला जो मैगजीन है वो आता है, तो उस करंट अफेयर को भी प्रॉपर कवर किया जाएगा। तो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें, वीडियो को लाइक करें। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, जो एक्सप्लेन किया जा रहा है, वो अच्छे से आप लोगों को जो भी उससे कन्फ्यूजन हो उसमें वो सारे डाउट जो है क्लियर हो जाए। और कोशिश करिए कि अभी एग्ज़ाम जैसे पास में आ रहा है, जितना प्रैक्टिस सेट कर पा रहे हो, जितना कर पा रहे हैं उतना करिए। और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट करने से ही मतलब नहीं है, अगर कर रहे हैं तो उसे प्रॉपर रिवीजन भी किया करिए। और उसके साथ साथ आपके जो नोट्स हैं उसको भी प्रॉपर जो है रिवीजन करिए। कुछ है अलग, कुछ नया पढ़ने से बचिए। और कोशिश यही करिए कि जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिए। और बाकी जो भी अच्छे प्रैक्टिस सेट मार्केट में उपलब्ध हैं उन सारे प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर कवर कराया जाएगा। और अभी पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जा रहा है। जैसे सॉल्व हो जाता है, इसके सारे प्रैक्टिस सेट जैसे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इसके बाद जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको कवर किया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बस बने रहिए, जो भी अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं उन सबको प्रॉपर कवर कराया जाएगा। इस पिछले वीडियो में हम लोग 70 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। इस वीडियो में आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, या फिर अर्धवार्षिक वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट जो है यह विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट जो है यह आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट जो है वो आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है। अन्य जो रिपोर्ट हैं उसे विश्व बैंक जारी करता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जैसे विश्व विकास रिपोर्ट हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, और अर्धवार्षिकी जो आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी किया जाता है ये भी विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट आईएमएफ जारी करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भुगतान संतुलन के चालू खाते में निर्यात की कौन सी मदें शामिल की जाती हैं? बीमा के प्रीमियम का भुगतान, प्रवासियों द्वारा प्रेषित राशि, व्यापारिक ऋणों का भुगतान, या उपयुक्त में से सभी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो सही है। इन सभी को जो है भुगतान संतुलन के चालू खाते के निर्यात में शामिल किया जाता है, चाहे वो बीमा प्रीमियम का भुगतान हो, प्रवासियों द्वारा जो रेमिटेंसेस प्राप्त होते हैं, या फिर से व्यापारी की जो ऋण भुगतान करते हैं, इन सभी को जो है भुगतान संतुलन के चालू खाते में शामिल किया जाता है। भारत में रुपये को चालू खाते में विदेशी मुद्रा से पूर्णतः परिवर्तनीय कब बनाया गया था? 1992, 1994, 1998, या फिर 2002? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में रुपये को जो चालू खाते में विदेशी मुद्रा के संदर्भ में पूर्व परिवर्तनीय बनाया गया था वह 1994 ईस्वी में बनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है कहाँ पे स्थापित किया गया था? कांडला, गुजरात, विशाखापत्तनम, पारादीप, या फिर हुगली? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत का जो पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र था यह भारत का ही नहीं अपितु पूरे जो आपका एशिया, मतलब कह सकते हैं कि साउथ एशिया है, दक्षिण एशिया का यह पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र था, कांडला, गुजरात, जिसकी स्थापना की गई थी 1965 में। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विशेष आहरण अधिकार, जिसे एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहा जाता है, यह किसकी मुद्रा है या किससे संबंधित है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या फिर से विश्व व्यापार संगठन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आईएमएफ की मुद्रा के रूप में इसे जाना जाता है, एसडीआर को। ठीक है, और आईएमएफ एक बास्केट जो है, एक बास्केट रखता है, कैसे मतलब एक वैसे एक बोला जाता है कि एक बास्केट रखता है जिसमें एसडीआर जो इसकी स्वयं की मुद्रा है, इसके साथ साथ
5 अन्य जो विदेशी करेंसियां हैं उनको भी उसमें रखा जाता है, जैसे अमेरिकी डॉलर हो गया, यूरो यूरोप का, चीन का रेनमेंबी हो गया, जापान का येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग जो है, इन सभी को इस बास्केट के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो और इसमें जो है जो करेंसियाँ रखी गई हैं उनका अपना एक हिस्सेदारी भी होती है, और वो हिस्सेदारी जो है इनके योगदान के अकॉर्डिंग वो हिस्सेदारी इनको दी जाती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था जो है, जैसे कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी है उस बास्केट में उस करेंसी का योगदान उतना होगा। ठीक है, उसका भारांश जो है उतना होगा। तो इस बास्केट में सबसे अधिक जो भारांश है वह अमेरिकी डॉलर का है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मुद्रा का अवमूल्यन डिवैल्यूएशन क्या होता है? विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा देना, विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ा देना, मुद्रा का अधिक मात्रा में छापना, या फिर आईएमएफ के पास अधिक रिजर्व ट्रेंच रखना। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा के मूल्य में जब गिरावट की जाती है तो इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। इससे क्या होता है? इससे हमारा आयात महंगा होता है, आयात जो है हमारा वो महंगा होता है, जबकि निर्यात जो है वो सस्ता होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत किस वर्ष तक भारत समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? भारत द्वारा कब तक अपने निर्यात को 2 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? 2028, 2030, 2035 या 2040? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 2030 तक भारत द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि जो निर्यात है उसको 2 ट्रिलियन डॉलर तक कर देना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के तहत भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह में शामिल निवेशकर्ता देश कौन से? मतलब जो भारत में प्रत्यक्ष एफडीआई प्राप्त होती है, सबसे ज़्यादा एफडीआई किस देश से आता है आपको बताना है। सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई या फिर यूएसए? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में जो एफडीआई अंतर्प्रवाह होता है, भारत में जो एफडीआई आता है वह सबसे अधिक एफडीआई जो है वह सिंगापुर से आता है। मतलब सिंगापुर का जो योगदान है एफडीआई के मामले में सबसे अधिक है, और अकेले सिंगापुर से भारत में जो एफडीआई है 37% आता है, 37%। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। विश्व बैंक के तहत 2022 में विदेशों से भेजे जाने वाले धन में शीर्ष धन प्रेषक प्राप्तकर्ता कौन सा है? शीर्ष रेमिटेंस प्राप्तकर्ता के मामले कौन सा देश पहले स्थान पे, यह बताना है। अमेरिका, चीन, सिंगापुर या फिर भारत? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट भी जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि इस वर्ष जो है भारत में रेमिटेंस के मामले में पहले स्थान पे है, और कितने रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। तो अभी पहले पिछला जो रिपोर्ट आया था उसमें $100 जो है भारत को रेमिटेंस के रूप में प्राप्त हुआ था, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आया है उसमें $112 $112 जो है रेमिटेंस के रूप में भारत को प्राप्त हुआ है। तो भारत का जो रेमिटेंस है, विदेशों से जो पैसे भेजे जाते हैं भारत में, वह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और इस मामले में भारत जो है पहले स्थान पे है। इस मामले में भारत पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे अगर हम बात करें, दूसरे स्थान पे है मॉरिशस, दूसरे स्थान पे मैक्सिको है, तीसरे स्थान पे चीन है, और चौथे स्थान पे जो है वह आपका कौन सा देश है? चौथे स्थान पे देखिए, पहला स्थान पे भारत है, दूसरे स्थान पे मैक्सिको, तीसरे स्थान पे चाइना है। ऐसे से 3 देश हैं जो रेमिटेंस प्राप्त करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। देशों के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए अल्पकालीन सहायता कौन सी संस्था प्रदान करती है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जब देश प्रतिकूल भुगतान संतुलन से जूझ रहा होता है तो उससे निकलने के लिए जो अल्पकालिक ऋण की सहायता दी जाती है वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दी जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है। भारत जो है इसकी स्थापना से इसका सदस्य है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। भारत जो है एससीओ का स्थापना से इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, भारत को जो इसकी सदस्यता मिली थी 2017 में, भारत और पाकिस्तान को एससीओ का सदस्य बनाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत। बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार की निगरानी कौन करता है? विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, नाबार्ड या फिर संयुक्त राष्ट्र संगठन? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्व व्यापार संगठन, WTO द्वारा जो है बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार की जो निगरानी है वो की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो सही है।
सार्क की स्थापना कब की गई थी? 1975, 85, 92 या फिर 98? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सार्क देश की स्थापना 1998 में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में है, काठमांडू में इसका मुख्यालय है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है, बिम्स्टेक का मुख्यालय है ढाका में, अंकटाड का जिनेवा में, और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है बीजिंग में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय बीजिंग में नहीं बल्कि यह फिलीपींस के मनीला में स्थित है, और इसकी जो स्थापना की गई थी 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। G20 की स्थापना 1999 में की गई थी और हाल ही में इसका 2023 का सम्मेलन जो है भारत में हुआ है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। 2023 का जो G20 सम्मेलन है वह भारत में हुआ था, और जो 2024 का G20 सम्मेलन है वह कहाँ पे होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। यह साउथ अमेरिकी देश है, ठीक है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा G20 सम्मेलन की जो 2024 की अध्यक्षता है वो सौंपी गई थी, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इन G20 से रिलेटेड जो वर्तमान अध्यक्ष है और जो इसके पहले अध्यक्ष रह चुका है और जो फ्यूचर में अगले साल इसका अध्यक्ष होगा, इन तीनों देशों के समूह को या जो होता है इसको ट्रायोका के नाम से जाना जाता है। इन तीनों देशों के समूह को ट्रायोका के नाम से जाना जाता है, जिसमें वर्तमान अध्यक्ष होता है, ठीक है। फ्यूचर में जो इसका अध्यक्षता करने वाला है वो होता है, मतलब अगले वर्ष, और पिछले वर्ष जो इसका अध्यक्ष था उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, ठीक है। तो एक भारत हो गया, एक हो गया इंडोनेशिया, और एक जो 2024 में इसकी अध्यक्षता करेगा वो कौन सा देश है? ब्राज़ील है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी की कृषि के क्षेत्र में प्रधानता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। बाजार की दशाओं, मांग और पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन के कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार की परिवर्तन जो है उत्पन्न होता है? घर्षणात्मक बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, मौसमी या फिर चक्रीय? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है यह देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है? मौसमी, चक्रीय, अदृश्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चक्रीय बेरोजगारी देखने को मिलती है, जिसमें क्या है कि जैसे मांग बढ़ता है, मांग और उपभोग जैसे बढ़ता है वैसे कंपनियों का उत्पादन भी बढ़ाने के लिए कंपनियां जो है नए नए सॉरी नए नए जो श्रमिक हैं उनको रिक्रूट करती है, ठीक है, उनको जॉब मिलता है। और जैसे ही मांग कम होता है, उपभोग कम होता है, तो कंपनी अपने जो उसमें कार्यरत जो श्रमिक हैं, कर्मचारी हैं, उनकी संख्या में कमी करती है, ठीक है। तो यह क्या है? यह है कि चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय प्रकार है, जिसमें जैसे मांग और उपभोग बढ़ता है वैसे इनको जो है शामिल करना, और जैसे कम होने लगता है फिर इनको बाहर कर देना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प रोजगार की स्थिति देखने को मिलती है, और विकसित देशों में बेरोजगार का मूल कारण जो होता है वह मांग और व्यय का अभाव होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं। विकसित देशों में बेरोजगारी का जो मूल कारण है वह सामर्थ्य, मांग और व्यय में कमी के कारण होता है, जबकि विकासशील देश में अल्प रोजगार, ठीक है, अल्प रोजगार एवं बेरोजगारी की दशाओं के कारण जो है बेरोजगारी की स्थिति देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, दोनों विकल्प आपके सही हैं। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया था परिवार की आय से, कैलोरी प्राप्ति से, लोगों के जीवन स्तर से या परिवार के सदस्यों के आधार पर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में जो गरीबी को परिभाषित किया गया वह कैलोरी प्राप्ति के आधार पर किया गया है, और नीति आयोग द्वारा इसका जो परिभाषा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी जिनको प्रतिदिन नहीं प्राप्त होता है ऐसे लोगों को गरीब माना जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जब विकास दर ऊंची होती है शिक्षित बेरोजगारी भी बढ़ती है। ऐसा तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक से समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती? ग्रामीण विकास, कृषकों की पर्याप्त साख, राष्ट्रीय आय की ऊंची दर या फिर कृषि विकास? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास की अगर ऊंची दर है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि समावेशी विकास हो रहा है। समावेशी विकास का मतलब क्या है कि
समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है उसे भी मुख्य धारा में लाया जाए। ठीक है, उसे भी वे सारी सुविधाएं, सारे सुख है, सब कुछ भौतिक है और जो भी उसकी ज़रूरतें हैं उन सबको भी पूरा किया जाए जो अन्य लोगों की ज़रूरतें जैसे पूरी हो रही हैं। ठीक है, तो ये समावेशी के अंतर्गत आता है। मतलब कहते हैं, कह सकते हैं कि समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है उसका भी उत्थान करना। राष्ट्रीय आय की जो ऊंची वृद्धि दर है इससे जो है समावेशी विकास का कोई मतलब नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? लिंग असमानता सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक या फिर बहुआयामी गरीबी सूचकांक? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसे मल्टी पावर्टी डायमेंशन इंडेक्स कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय एक्सचेंज स्टॉक की स्थापना की गई थी? फेरवानी, निकोलसन, सुब्रामंडियम या फिर तेंदुलकर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फेरवानी समिति के सुझाव पर जो है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। इनके द्वारा 1991 में सुझाव दिया गया था और 1992 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फेरवानी समिति। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में संवेदी सूचकांकों की जो संख्या है वह कितनी है? 25, 30, 50 या फिर 100? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे बीएसई के नाम से जाना जाता है। इसमें जो आपके संवेदी सूचकांकों की संख्या है वो 30 है और दूसरा आपका एक एनएसई है जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। इसमें संवेदी सूचकांकों की संख्या 50 है। ठीक है, तो बीएसई में 30 है और एनएसई में 50 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शेयर बाजार में चलने वाले कारोबार को नियंत्रित और विनियमित किया जाता है आरबीआई द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, सेबी द्वारा या फिर एनएसई द्वारा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शेयर बाजार को सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसके द्वारा जो है रेगुलेट किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और सेबी की सॉरी, सेबी को जो है 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ठीक है, आप लोग बताइएगा सेबी की स्थापना कब की गई थी? इजी क्वेश्चन है, इजी। नेक्स्ट देखिए, भारत में इरडा निम्नलिखित में से किस कार्य के विनियमन को देखता है? बीमा व्यवसाय को, आयात निर्यात को, बैंकिंग व्यवसाय को या पूंजी बाजार को? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बीमा व्यवसाय को जो है वह इरडा द्वारा देखा जाता है। रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है? इरडा द्वारा। नेक्स्ट देखिए, भारत में किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सिडबी की स्थापना की गई थी? कृषकों की सहायता के लिए, लघु उद्योगों की वित्तीय सहायता के लिए, बैंकों के नियमन के लिए या फिर शिक्षा के लिए ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सिडबी की स्थापना की गई थी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और सिडबी की जो स्थापना है वह 1989 में की गई थी। 1989 में सिडबी की स्थापना की गई थी लघु उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों की सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? उद्यमी हेल्पलाइन नंबर, सहायता हेल्पलाइन नंबर, प्रोत्साहन हेल्पलाइन नंबर या उपयुक्त में से सभी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्यमी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों की सहायता के लिए। ऑप्शन ए सही है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? लोगों की बचत को एकत्र करना, अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना, धन को संवर्धित करके औद्योगिक विकास को संवर्धित करना या उपयुक्त में से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो हैं भारतीय यूनिट ट्रस्ट के बारे में सही है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है? CPI-IW, CPI-AL, CPI-RL या CPI रूरल अर्बन? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CPI अर्बन रूरल। देखिए, इसके जो है CPI के 4 सूचकांक हैं। CPI औद्योगिक श्रमिकों के लिए, इन CPI जो है IW या CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, दूसरा कृषि मजदूरों के लिए CPI कृषि मजदूरों के लिए या फिर CPI एग्रीकल्चर लेबरल AL के लिए, तीसरा CPI ग्रामीण मजदूरों के लिए या फिर रूरल लेबरल CPI RL, और तीसरा है CPI ग्रामीण शहरी जो संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें CPI रूरल अर्बन जो जारी किया जाता है वह CSO द्वारा जारी किया जाता है। अन्य तीनों जो सूचकांक हैं चाहे CPI, IW, RL और AL,
इन तीनों को जो जारी करने का अधिकार या जारी करने का जो दायित्व है वह श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो जो है इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, जबकि सीपीआई रूरल अर्बन को सीएसओ द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी दर अगर उपस्थित है तो उसे क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? सॉरी, स्टैगफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेक्शन या फिर डिसइन्फ्लेक्शन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी भी उपस्थित है तो इसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। सामान्य स्थिति में क्या होता है कि जैसे ही बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ जो है मुद्रास्फीति कम होती है, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर पे जो कैपेसिटी है वो कम होती है, लोगों की आय कम होती है। आय कम होने से क्या होता है कि लोगों का जो उपभोग है वो कम होता है, इससे लोग कम खरीदारी करते हैं। जब कम खरीदारी करते हैं तो उस जो वस्तुएं सेवाएं हैं उनका उत्पादन कम होता है। ठीक है, तो जो मुद्रास्फीति है वो कम होती है। लेकिन स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि एक तरफ मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है, ठीक है, और एक तरफ बेरोजगारी भी बढ़ रही है, जिसका मुख्य कारण जो होता है वह लागत जनित होता है। ठीक है, इसका मुख्य कारण लागत जनित होता है। ठीक, लागत जनित और संरचनात्मक, ये दोनों कारण जो है इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और जैसे मान लीजिए अगर कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि हो जाए तो अंतिम रूप से उत्पादित डीजल और पेट्रोल स्वतः ही महंगा हो जाएगा, चाहे उसे लोग खरीदें या ना खरीदें। ठीक है, या फिर से और चक्रीय, ऐसे मान लीजिए कि जैसे टमाटर, आलू, प्याज जो है कभी कभी बहुत महंगा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसका उत्पादन नहीं होता है, उसका उत्पादन होता है, लेकिन समय से जहाँ उसे पहुँचना चाहिए वहाँ पे वह मुहैया नहीं कराया जा पाता है, जिस वजह से वो महंगा बिकता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो व्यापारी वर्ग होते हैं वह इनकी होल्डिंग करते हैं। ठीक है, काला बाजारी करते हैं, इनकी होल्डिंग करते हैं कि जैसे मूल्य जब बढ़ेगा तब इनको बेचा जाएगा। इससे क्या होता है कि मार्केट में यह कम उपलब्ध होते हैं, और जैसे कम उपलब्ध होते हैं तो इसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो चक्रीय और लागत जनित जो वजह है इसकी वजह से स्टैगफ्लेशन में जो कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लागत जनित मुद्रास्फीति का कारक है? मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, कर में वृद्धि, सार्वजनिक खर्च में वृद्धि या मजदूरी दर में वृद्धि। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मजदूरी दर में वृद्धि। मान लीजिए कि अगर किसी वस्तु का उत्पादन करना है, इसके ऊपर इस वस्तु का उत्पादन करने में अगर अधिक मजदूरी दी जा रही है, ठीक है, इस वस्तु का उत्पादन करने की जो मजदूरी है वो अधिक है, तो अंतिम रूप से यह उत्पादित वस्तु जो है महंगी तो हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके उत्पादन में अधिक पैसे खर्च किए गए हैं। जब उत्पादन में अधिक पैसे खर्च किए गए हैं तो अंतिम रूप से यह मूल्य भी महंगी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस वर्ग पर मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? ऋणदाता, उपभोक्ता, स्थिर आय समूह या फिर उत्पादक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादक वर्ग के ऊपर जो है इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किस वक्र के द्वारा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य विपरीत संबंधों को दर्शाया जाता है? फ्रीडमैन वक्र, फिलिप वक्र, फ्रीडमैन वक्र या फ्रेजर वक्र। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलिप वक्र। इनके द्वारा यह जो है जारी किया गया था और एक वक्र के माध्यम से समझाया गया था कि जैसे जैसे जो बेरोजगारी बढ़ती है वैसे वैसे मुद्रास्फीति की जो दर है वह कम होती जाती है। ठीक है, और इसका निर्धारण जो है फिलिप द्वारा किया गया था, इसलिए इसे फिलिप वक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मुद्रास्फीति की दर में किस वार्षिक वृद्धि को हाइपर मुद्रास्फीति कहा जाता है? 1 अंकीय, 2 अंकीय, 4 अंकीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 अंकीय मुद्रास्फीति की दर को हाइपर मुद्रास्फीति कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। वर्तमान में भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लक्षित मुद्रास्फीति कितनी है? 3%, 4%, 5 या फिर 6। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4%। आरबीआई द्वारा एक जो है गाइडलाइन जारी किया गया है कि जो मुद्रास्फीति है उस पर जो है एक 2+-4 मुद्रास्फीति जो है इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब मुद्रास्फीति जो है वह 2% से कम और 6% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग कि मुद्रास्फीति 2% से कम और 6% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बीच में अगर मुद्रास्फीति रहती है तो वह सबसे उत्तम माना गया है। और बताया गया था कि 4% मुद्रास्फीति जो है किसी भी देश की इकोनॉमी की वृद्धि के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सबसे आवश्यक होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देश का प्रथम पर्यावरण अनुकूल शेयर सूचकांक ग्रीनएक्स किसके द्वारा जारी किया गया था? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज,
ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया या फिर इंडिया INX। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा इसे जारी किया गया था, 2012 में इसे जारी किया गया था। और इसमें अगर हम बात करें सूचकांकों को या कंपनी जो इसमें लिस्टेड हैं उनकी जो संख्या है वह 25 है। ठीक है, 2012 में इसे जारी किया गया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा, और इसमें कंपनियां जो लिस्टेड हैं उनकी संख्या 25 है। जिन शेयरों का क्रय विक्रय नियमित रूप से प्रतिदिन शेयर बाजार में होता है, ऐसे शेयरों को क्या कहा जाता है? राइट शेयर, एक्टिव शेयर, बोनस शेयर या फिर कर्टेरियम शेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्हें एक्टिव शेयर के नाम से जाना जाता है। मौद्रिक नीति के तहत रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त गुणात्मक साख नियंत्रण के उपायों में कौन सा शामिल नहीं है? नैतिक दबाव, प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ऋण, सीधी कार्रवाई या फिर तरलता समायोजन सुविधा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तरलता समायोजन सुविधा जो है यह मौद्रिक नीति के तहत रिजर्व बैंक का गुणात्मक साख नहीं बल्कि मात्रात्मक साख है, जिसे तरलता समायोजन सुविधा या फिर इसे LAF के नाम से भी जाना जाता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है, या इसके RBI के मात्रात्मक उपकरण है। जबकि नैतिक दबाव, प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ऋण और सीधी कार्रवाई या गुणात्मक दबाव के अंतर्गत आते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत हुई थी मई 2017 में। किसान मानधन योजना की शुरुआत की गई थी सितंबर 2019 में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत जून 2020 में की गई थी। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत जो है दिसंबर 2016 में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3, 4, 1। आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने रुपए तक की बीमा राशि जो है प्रति परिवार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख या फिर 10 लाख। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 लाख। ऑप्शन बी जो है वो सही है। और इस योजना की जो शुरुआत है 2018 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सुकन्या समृद्धि योजना का संबंध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक निश्चित ब्याज दर खाते में जमा राशि पर दी जाती है जो अपरिवर्तनीय होती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसमें जो है क्या कह रहा है कि इसमें जो राशि जमा की जाती है उस पर एक ब्याज दी जाती है जो कि अपरिवर्तनीय होती है। यह गलत है। यह ब्याज दर परिवर्तनीय होती है जिसे समय समय पर RBI द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है, दूसरा गलत है। PM श्री योजना की शुरुआत कब की गई थी? 14 अप्रैल 2022, 5 सितंबर 2022, 16 अक्टूबर 2022 या फिर 25 दिसंबर 2022। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 सितंबर 2022 को PM श्री योजना की शुरुआत की गई थी, 5 सितंबर को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और बताइए 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जो है इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। उज्ज्वला योजना, इसकी शुरुआत जो है 1 मई 2016 को की गई थी। निर्विक योजना की शुरुआत जो है 14 सितंबर 2019 को निर्विक योजना की शुरुआत की गई थी। तेजस्विनी योजना की शुरुआत की गई थी 22 दिसंबर 2019 को। और सहज योजना की शुरुआत की गई थी 30 अगस्त 2015 को। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 4, 2, 1। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है इसमें कौन सा ही सम्मिलित नहीं है। PM स्वामित्व योजना की शुरुआत अप्रैल 2021, उड़ान योजना अप्रैल 2016, स्टैंडअप इंडिया अप्रैल 2016, स्टार्टअप इंडिया जनवरी 2016। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उड़ान योजना की जो शुरुआत है वह 21 अक्टूबर 2016 को की गई थी, न कि अप्रैल। 21 अक्टूबर 2016 को उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी सही है। एरो योजना का संबंध किससे है? एक्सप्रेसवे से, जल संसाधन से, डाकघर से या फिर भौतिक अवसंरचना से। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डाकघर से। डाकघर इसकी शुरुआत भी की गई थी 2018 ईस्वी में। और ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर में जो मतलब डाक व्यवस्था है इसको और सुदृढ़ करने और इसको आधुनिकता से जोड़ने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। और आपकी वीडियो लाइक करने में ऐसा नहीं है कि आप लोगों के कुछ पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हमें जो है अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हमारे अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों के लिए जो है प्रैक्टिस सेट या फिर जो भी मटेरियल है वो उपलब्ध कराएं, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके
और अपना पूरा एफर्ट लगा करके हम जो है मटेरियल तैयार कर रहे हैं, आप लोगों को जो है प्रैक्टिस सेट या फिर से आर ओ के लिए जो भी कंटेंट है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप भी इतना तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आरोग्यश्री योजना का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। जल जीवन मिशन शहरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जलापूर्ति करना, 2.86 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन देना। आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है जल जीवन मिशन शहरी के बारे में सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2005, जनश्री बीमा योजना अगस्त 2000 ईस्वी, अटल पेंशन योजना जून 2015 या फिर सौभाग्य योजना सितंबर 2019? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सौभाग्य योजना की जो शुरुआत की गई थी वह 25 सितंबर 2017 को की गई थी। 25 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, किसकी? सौभाग्य योजना की। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4.22 करोड़ की जनसंख्या को कवर करने वाले महत्वपूर्ण जनजाति आबादी वाले गांवों को आदर्श ग्राम में रूपांतरित करना। यह योजना विकास के 8 क्षेत्रों में प्रमुखता से कमियों को कम करने की परिकल्पना पर केंद्रित है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। और इसमें जो 8 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया उसके अंतर्गत सड़क संपर्क स्थापित करना, विद्यालयों का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़ना, उसके साथ साथ स्वास्थ्य उपकेंद्र, दूरसंचार संपर्क, जल निकासी, पेयजल सुविधा और ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन, ये सभी जो है इन सभी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? 10,000, 20,000, 50,000 या फिर 1 लाख? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 50,000। और यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है जो लड़कियों के जन्म के समय उन्हें 50,000 रुपये उपलब्ध कराया जाता है और उसके साथ साथ माताओं को जो है, जो उस लड़की की माँ होती है, उसे भी 5100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए विजन के रूप में या इसके अंतर्गत किसे शामिल किया गया है आपको बताना है। युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि, सुदृढ़ और स्थिर बृहद आर्थिक वातावरण या उपयुक्त में से सभी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो हैं यह अमृतकाल के लक्ष्यों में शामिल हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अमृतकाल सप्तऋषि प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। समावेशी विकास, युवा शक्ति, अवसंरचना और निवेश या फिर नारी सशक्तिकरण? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नारी सशक्तिकरण को इसमें शामिल नहीं किया गया है। सप्तऋषि के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास, क्षमता उभारना और अवसंरचना और निवेश, इन सभी को जो है इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें नारी सशक्तिकरण का उल्लेख नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट के अंतर्गत भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है? फ्री अन्न योजना, श्री अन्न योजना, उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार उपलब्धियां समावेशी विकास के तहत अब तक कितने ग्रामीण घरों को पेयजल कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है? 9 करोड़, 10 करोड़, 11 या फिर 5 करोड़? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 करोड़ घरों को उपलब्ध कराया जा चुका है। हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 23-24 के तहत रक्षा मंत्रालय हेतु कुल कितने लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? 2.72 लाख करोड़ रुपये, 1.96 लाख करोड़ रुपये, 5.94 लाख करोड़ या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 5.94 लाख करोड़ रुपये जो है रक्षा क्षेत्र में आवंटन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 16 करोड़, 19 करोड़, 24 करोड़ या फिर 121 करोड़? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 24 करोड़ है। बजट जो अभी हाल ही बजट पेश किया गया है 2023-24 इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, 24 करोड़। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान के आधार पर देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 10%, 8%, 6% या फिर 7%? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 8%।
लेकिन अभी हाल ही में दो तीन दिन पहले एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि भारत की इकोनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था में किस राज्य की हिस्सेदारी जो है वो कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की जो हिस्सेदारी है वह 8% से बढ़ कर के 9% हो गई है। और इस मामले में पहले स्थान पे जो है वह महाराष्ट्र है, जिसकी हिस्सेदारी जो है वह 12%, 12 या 16% से अधिक है। ठीक है, महाराष्ट्र की जो हिस्सेदारी वो 16% से अधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी जो पहले 8% थी वो बढ़ करके 9% हो गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और इस मामले में उत्तर प्रदेश जो है, इस मामले में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे आ चुका है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार देश को निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2047 तक, 70 तक, 50 तक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2070 तक। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार हाल ही में आकांक्षी जिले कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत कुल कितने ब्लॉकों को कवर करने की योजना है? 500, 600, 700 या फिर 800? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल 500 ब्लॉकों को कवर करने की योजना बनाई गई है। ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रदेश के कितने जिलों में संचालित की जा रही है? 75, 72, 71 या फिर 70? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का संचालन किया जा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2021 में सेवा निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी है वह विश्व के कुल सेवा निर्यात का कितना प्रतिशत है? 3%, 4%, 5 या फिर 6? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 4%। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में जो है भारत की जो हिस्सेदारी है सेवा क्षेत्र में वह 3% थी, लेकिन आर्थिक समीक्षा 2022-23 में यह बढ़कर के 4% हो गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आर्थिक समाचार 2022-23 के अनुसार 2022 के दौरान शीर्ष से कम होते हुए विदेशी मुद्रा प्राप्तकर्ता देश कौन कौन से आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत, मैक्सिको, चीन और फिलीपींस। यह शीर्ष रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश है। ठीक है, पहला स्थान पे भारत है, दूसरे स्थान पे मैक्सिको, तीसरे स्थान पे चीन और चौथे स्थान पे फिलीपींस है। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि वर्ष, पौष्टिक अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या फिर दलहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023 को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दूध के उत्पादन में पहले स्थान पे है, दूध के उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है, अंडा के उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पे है और मांस उत्पादन में भारत 8वें नंबर पे है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों विकल्प जो है सही है। देखो अपना देश पर्यटन योजना में भारत से कुल कितने स्थानों का चयन किया गया है? 24, 50, 101 या फिर 75? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल जो है 50 स्थानों का जो है चयन किया गया है देखो अपना देश पर्यटन योजना के तहत। ऑप्शन बी सही है। निम्न में कौन सुमेलित है? नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 1985 और 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1980 में किया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना की गई थी वह 1985 में नहीं 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में कितने संकेतकों को शामिल किया गया है? 3, 5, 7 या फिर 10? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें टोटल जो है 10 संकेतकों को शामिल किया गया है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के मापन में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न को सही कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, योजना आयोग। योजना आयोग की बात करें तो इसका गठन 1950 में किया गया था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत होती है वह 1951 में होती है और राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे एनडीसी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना जो की गई थी 1952 में की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1, 3, 2। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा,
वहाँ से डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग प्रैक्टिस जितना कर पा रहे हैं, जितना एफर्ट लगा पाएँ उतना एफर्ट लगाइए, और प्रैक्टिस सेट जो है जितना कर सकते हैं उतना करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।